हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीआईसी अल्टीग्रेड एवं लेक्चरर की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आप जानते हैं कि मैं आपका जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूँ। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में डे 29 का आज हमको प्रैक्टिस करना है। इससे पहले 28 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो आपको पर डे हमारे इसी चैनल पर शाम को 7 बजे इस वीडियो के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो ये जो भी इसमें क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, वो क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व में जो आयोजित विभिन्न परीक्षाएं हुई हैं, उन्हीं में जीएस के क्वेश्चंस का एक कलेक्शन है। और इसको हमने जीएस जो जीआईसी अल्टीग्रेड 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जीएस का जो भाग था, उसमें जिस पैटर्न पर क्वेश्चन बनाए गए थे, जितने क्वेश्चन जिस रेशियो में रखे गए थे, उसी आधार पर मैं ये जो है प्रैक्टिस सेट तैयार किया हूँ। और इसमें ये सारे सब्जेक्ट शामिल हैं, सिर्फ मैथ को छोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, वो सारी कुछ आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाए, तो मैंने एक पेड ग्रुप बनाया हुआ है। उस पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, और ये एक छोटा सा मैंने फीस रखा हुआ, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि मैं सप्ताह में 3 दिन प्रैक्टिस कराता हूँ और 3 दिन टॉपिक वाइज चीज़ें चलती हैं। और जो है संडे को जो है आपका जितना सप्ताह भर पढ़ाया जाता है, उसका पूरा टेस्ट होता है। ठीक है, जिसमें आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आप किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, तो इसमें 4 विकल्प है: नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर और कोलकाता। तो इसका जो सही विकल्प है वह है नई दिल्ली। जी हाँ, 25 अप्रैल 2025 को तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, और इसको दूर संचार विभाग की तकनीकी शाखा दूर संचार इंजीनियरिंग केंद्र ने सहयोग से आयोजित किया था। ठीक है, इस वर्ष जो इसका मुख्य विषय था वह क्या था? सुरक्षित संचार और क्रिप्टोग्राफी का भविष्य। यह इसका क्या था? मुख्य विषय था। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है: निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा, यहाँ पर मोक्ष शब्द है तो इसकी चर्चा की गई है? 4 विकल्प है, आपको बताना है: ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण और उपनिषद। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है उपनिषद। जी हाँ, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को शामिल किया गया है। मोक्ष की चर्चा जो है उपनिषदों में मिलती है। ठीक है, जीवन के 4 पुरुषार्थ जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। तो उपनिषद जो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, जिसे वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? वेदांत भी बोला जाता है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो आपको जानना चाहिए। पहला विकल्प है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा है कुमारगुप्त, तीसरा है स्कंदगुप्त, चौथा है भानुगुप्त। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है स्कंदगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद जो है स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठता है, और उसके समय हूणों का आक्रमण शुरू हो गया था, हूणों के आक्रमण हो रहे थे, तो स्कंदगुप्त ने हूणों को हरा करके उन पर विजय प्राप्त किया। ठीक है, इस सफलता का उल्लेख जो है जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है, जो कि गुप्त काल के बारे में जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद, यहाँ पर बात हो रही है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो 4 विकल्प है। यहाँ पर 100 जो है अनुच्छेद नंबर 100 यानी 108, 110, ऊपर में से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है बी, यानी 108। ठीक है, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। यदि किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध हो और तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? पहला विकल्प है राष्ट्रगान का सम्मान करना, दूसरा है प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, चौथा है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना। सही विकल्प है डी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। यह एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी तीनों आपके मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 4A के अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 51A में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया। 1976 42वें संविधान संशोधन में 10 कर्तव्य जोड़े गए, और 2002 में जो 86वें संविधान संशोधन था उसमें 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। स्मारकों की रक्षा करना जो अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत में, ना कि मौलिक कर्तव्य में है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक कौन था, जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान में पारंगत था? आपको बताना है। 4 विकल्प है: इल्तुतमिश,
अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी। तो इसमें सही विकल्प है भैया मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक बहुत ही विचित्र पुरुष था जिसका शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी के बीच कहा जाता है। तो वह जो है गणित और खगोल की और चिकित्सा का ज्ञाता भी था। ठीक है, इसको विचित्र पुरुष के नाम से जाना जाता है। कई भाषाओं में जैसे फारसी, अरबी, संस्कृत आदि का ये विद्वान था। हिंदू त्योहारों जैसे होली में भाग लेता था, इसलिए इसको सहिष्णु शासक भी कहा जाता है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? 4 विकल्प है, रामदास, श्यामदास, महेश दास, भगवान दास। तो इसका जो सही विकल्प है वह है महेश दास। जी हाँ, क्वेश्चन पूछा जाता है 2018 में यूपीपीसीएस के थ्रू पूछा गया था, तो यहाँ पर इस नाम का हमने जिक्र किया, महेश दास सही विकल्प है। और अकबर इन्हें राजा और कविराज की उपाधि दिए थे और यह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। आप जानते हैं ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन सारे क्वेश्चन को कलेक्टिव वे में आप रख लें। यानी एक बार वीडियो को देखें, उसके बाद PDF ग्रुप को अगर अभी तक ज्वाइन ना किए हो तो ज़रूर ज्वाइन करें और इनको जो है रिवीजन करते रहें समय समय पर। ठीक है, और जो सप्ताह में एक टेस्ट होता है उसमें ज़रूर भाग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? 4 विकल्प है, HG चैंपियन और KV सुंदरम और BN सुखवाल, LD स्टाम। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है HG चैंपियन। ठीक है, इसका सही विकल्प है HG चैंपियन। HG चैंपियन ने भारत और वर्मा के वनों का वर्गीकरण किया था। 1936 में वन प्रकारों का प्रारंभिक वर्गीकरण प्रकाशित किया गया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है कौन? 4 विकल्प है, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसमें चूंकि यह क्वेश्चन जब पूछा गया था 2006, 2001, 2003 के दौरान, तो इसका जो सही विकल्प था वो था विकल्प भैया C यानी राजस्थान। बट अब मौका चेंज हो चुका है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश जो है पहले नंबर पर आ गया है और उसके बाद राजस्थान आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो तो राजस्थान है, लेकिन अब कभी अगर इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे तो उसमें जो सही विकल्प होगा वो आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ बनवाया था? तो 4 विकल्प है, कन्नूर, कोचीन, गोवा और दीव। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है कोचीन। ठीक है, कौन सा सही विकल्प है? कोचीन। ठीक है, तो बी विकल्प आपका सही है। कोचीन में पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहला किला बनाया और दूसरा किला 1505 ईस्वी में कब? कन्नूर में बनाया था। कब? 1505 में यहाँ पर बनाया था और 1503 में यहाँ पर बनाया था। ठीक है, गोवा को अल्बुकर्क ने बीजापुर शासक से छीना गया था। ठीक है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक व अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है भारत में प्रथम सिंचाई आयोग का गठन किया गया। 4 विकल्प है आपका, ये 1906, 1889, 1901, 1900। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है C। ठीक है, यहाँ पर 1901। ठीक है, यह सही विकल्प है। यह गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में बनाया गया था। आयोग ने पहली सिफारिश जो दी थी 1903 ईस्वी में प्रस्तुत किया, जिसे 1905 में स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प क्या है? यहाँ पर सही विकल्प है 1901। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और आप जानते हैं कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। तो मनोबल बढ़ाने के लिए आप वीडियोज़ को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को शेयर जरूर किया करें और हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्प है आचार्य नरेंद्र देव, दूसरा है GVK राव, तीसरा है BR मेहता, चौथा है LM सिंघवी। तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है भैया C यानी BR मेहता। ठीक है, इसके पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पी किसे कहा जाता है? BR मेहता साहब को किया जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भैया। 1957 में एक समिति बनी थी जिसका नाम बलवंत राय मेहता समिति थी। उसने जो है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश किया था। इन्हीं सिफारिशों पर 2 अक्टूबर 1959 यानी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुभारंभ किया। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिले से। ठीक है भैया, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया कानून कब पारित किया गया? पहला विकल्प है 1993, 1996, 1995, 1998। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है 1996। जी हाँ, आप जानते हैं कि पंचायत जो है अनुसूचित क्षेत्रों में जो विस्तार अधिनियम 1996 को
PESA एक्ट के थ्रू आया था। ठीक है, इसे भूरिया समिति 1995 की रिपोर्ट पर बनाया गया था। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के अधिकारों को लागू करने के लिए इसको बनाया गया था। यह अधिनियम मुख्यतः जो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एवं तेलंगाना जैसे राज्यों में लागू किया गया है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? 4 विकल्प है, गैबोन, सोमालिया और भूमध्य रेखी गिनी, और चौथा विकल्प है रवांडा। तो इसमें आपको बताना है कि पहला और चौथा सही है, दूसरा और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, तीसरा और चौथा सही है। तो इसका क्या विकल्प सही है आपको बताना है। सही विकल्प है इसका डी। जी हाँ, यहाँ पर तीसरा और चौथा यानी रवांडा और भूमध्य रेखीय गिनी जो है से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। ध्यान दीजिएगा भैया, भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर के गुजरती है। इसमें शामिल है इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमे, गैवीन, कांगो, डेमोक्रेटिक कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। ठीक है, भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा से होकर के यह रेखा नहीं गुजरती है। कंफ्यूज ना हो भैया कि यहाँ पर नाम दिया गया है तो यही सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प आपका चौथा सही था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो 4 विकल्प है भैया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और ब्राज़ील। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है नॉर्वे। ठीक है भैया, तो नॉर्वे आप जानते हैं कि यहाँ पर 99% जो ऊर्जा जल विद्युत से प्राप्त किया जाता है। प्रतिशतता के हिसाब से अगर देखा जाए तो पराग्वे विश्व का प्रथम ऐसा देश है जहाँ 100% ऊर्जा जो है जल विद्युत से मिलती है, और चीन भी जल विद्युत उत्पादन में सबसे आगे है। इस बात का विशेष ध्यान दें। ठीक है भाई, चीन का एरिया बड़ा है लेकिन जो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो पराग्वे और नॉर्वे जो है आगे हैं। वैसे जल विद्युत उत्पादन की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक जो है चीन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किस पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है? कौन? पारिस्थितिकी की बात हो रही। जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है ए। क्या विकल्प सही भैया? ए, यानी जीव और वातावरण का अध्ययन करता है। आप ध्यान से समझे, अर्नेस्ट हैकल जो है ने सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द दिया था। ठीक है, और ये कब दिया था? 1866 में, 1866 में। कहीं कहीं पर आपको ये जो है अलग अलग डेट मिलेंगे, लेकिन सही जो है यही 1866 माने आप। पारिस्थितिकी का अर्थ जो है जीव और उनके वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना है। इसमें जैविक जैसे बायोटिक और अजैविक जैसे अबायोटिक घटकों के आपसी संबंध भी शामिल होते हैं। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो यहाँ पर 4 विकल्प है, 82, 73, 88, 96। तो भैया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो विकल्प सही है क्या? 96। मतलब हमारा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में जो है 96 स्थान पर है। कहाँ पर है? 96वें स्थान पर है। ध्यान से देखिएगा भैया, 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 जारी किया। भारत का 96वां स्थान है वहाँ पर, और पहला स्थान किसका है? डेनमार्क का है, और अंतिम स्थान किसका है? दक्षिण सूडान का। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ध्यान समझिएगा, राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में किया गया? 4 विकल्प है, 1989, 1990, 1991, 1992। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका डी। कब है? 1992। ठीक है भैया, तो राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड NAEB की स्थापना अगस्त 1992 में हुई, और इसका कार्य क्या है? वनीकरण, वृक्षारोपण, पारिस्थितिक बहाली और पर्यावरण विकास की योजना का समन्वय और निगरानी। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है, यानी इसका क्या प्रयोग है उसको आपको बताना है। 4 विकल्प है, पहाड़ी का क्षेत्रफल मापने के लिए, मीनार की चौड़ाई मापने के लिए, वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए, मकान का आयतन मापने के लिए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो आपको बताना सही विकल्प है सी। क्या विकल्प सही है? सी, यानी वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए। ठीक है, सेक्सटेंट एक नौकायन और खगोलीय उपकरण है जिसका उपयोग क्षितिज और सूर्य, चंद्रमा और तारों जैसे खगोलीय पिंड के बीच के
कोण को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, खास तौर पर समुद्री नेविगेशन में इसका उपयोग जहाज की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। किसका? सेक्सटेंट का। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है कहाँ से? तात्कालिक दहन से, नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंडन से, जल उष्मीय प्रक्रिया से। ठीक भैया, तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना। सही विकल्प है बी। कहाँ से? नाभिकीय संलयन से। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन से है। इसमें हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलकर के हीलियम का नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया से अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती है जो हमें प्रकाश और ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर निम्न में से कौन एक एंजाइम दूध के पाचन में सहयोगी है? ठीक है, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो आपको बताना भैया, इसमें जो सही विकल्प है वो है बी। कौन? रेनिन। ठीक है, रेनिन जो है जठर रस में रेनिन एंजाइम अक्रिय प्रोरेनिन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, HCI इसे सक्रिय कर रेनिन बनाता है। रेनिन दूध में उपस्थित प्रोटीन जो कैसीन को ठोस कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। इससे दूध दही में परिवर्तन होता है और आगे पेप्सिन द्वारा पचाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? पहला विकल्प ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा सल्फर। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है ए। कौन? ऑक्सीजन। यानी मानव शरीर में सबसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है और ऑक्सीजन ना हो तो मनुष्य जो है मर जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन लगभग 65% पाई जाती है और अन्य तत्व जैसे कार्बन है 18.5%, नाइट्रोजन 3.2%, हाइड्रोजन 9.5%। ठीक है, ये पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है, इंद्र है क्या? आपको बताना है इंद्र क्या है। तो यहाँ पर पहला विकल्प है प्रक्षेपास्त्र है, दूसरा है चालक रहित विमान है, तीसरा है रडार है, चौथा है टैंक। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है इंद्र क्या है? इंद्र भैया क्या है? रडार है। क्या है? रडार है। ठीक है, इंद्र एक रडार प्रणाली है जिससे VEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद ने विकसित किया था। ठीक है, इंद्र 2 जो कि रडार 90 किलोमीटर दूर से नीची उड़ान भर रहे शत्रु विमान का पता लगा सकता है। ठीक भैया, इसके जो है अन्य उदाहरण जैसे टैंक को अर्जुन नाम दिया जाता है, प्रक्षेपात जो है पृथ्वी, अग्नि, नाग, त्रिशूल। ठीक है, इनको दिया गया है और UAV लक्ष्य और निशांत है। आगे बढ़ते लेते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है? 4 विकल्प है, CPU, हार्डवेयर, प्रोसेसर, रैम। तो यहाँ पर सही विकल्प आपको बताना है कि कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वयं खत्म हो जाता है। तो वो है डी यानी रैम का। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, रैम जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, यह एक अस्थायी मेमोरी होता है। इसमें डाटा केवल पावर चालू रहने तक ही रहता है, पावर बंद होते इसे संग्रहित डाटा मिट जाता है। इसमें जो संग्रहित डाटा होता है वो मिट जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? मतलब मौद्रिक नीति का उपकरण निम्न में से कौन नहीं है? पहला है रेपो रेट, दूसरा है SLR, तीसरा है CRR, चौथा है कर परिवर्तन। ठीक भैया, इसमें जो सही विकल्प है वो है डी यानी कर परिवर्तन। मौद्रिक नीति के उपकरण रेपो रेट, रिवर्स रेपो, CRR और SLR बैंक दर आदि हैं। ठीक है, कर परिवर्तन जिसे टैक्सेशन कहा जाता है, राजकोषीय नीति जिसे फिशल पॉलिसी का हिस्सा है, मौद्रिक नीति नहीं है। ठीक भैया, बाकी तीनों जो है मौद्रिक नीति का हिस्सा है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर लेते हैं, प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी, यह कहाँ पर अवस्थित है? तो आपको बताना है प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना मतलब कहाँ पर हुई है और इसकी स्थापना 1920 में हुई। पहला विकल्प मेरठ, झांग, मुंगेर और थाने। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है बी यानी कहाँ पर? झांग में। ठीक भैया, तो भारत का पहला भूमि विकास बैंक 1920 में पंजाब के झांग जो कि जालंधर में स्थापित है वहाँ पर मतलब इसका ये अवस्थित है, परंतु जो है वास्तविक कार्य इसका प्रारंभ 1929 में चेन्नई से हुआ था। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है? किसानों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना और इसका पूंजी स्रोत जो है अंश पूंजी, सुरक्षित कोष, जमा राशि, ऋण और विशेष ऋण पत्र हैं। आगे बढ़ते लेते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है
भारत सरकार द्वारा नहीं लिया लगाया जाता, यानी केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता। 4 विकल्प है, सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर और मार्ग कर, यानी टोल टैक्स जिन्हें बोलते हैं। तो इसमें जो है जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है डी, यानी मार्ग कर या टोल टैक्स। अब आपको लग सकता है कि यार ये कैसे होता है, टोल टैक्स तो केंद्र सरकार लेती है, लेकिन ध्यान से समझें चीज़ों को। भारत सरकार द्वारा टोल टैक्स सीधे तौर पर नहीं लगाया जाता, यह आम तौर पर राज्य सरकारों या निजी संस्थाओं द्वारा सड़कों की रखरखाव और निर्माण के लिए लगाया जाता है। जबकि जो अन्य कर हैं, जैसे ये सेवा, शिक्षा, सीमा, ये कर जो है केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 4 विकल्प है, हापुड़, लखनऊ और कानपुर और मेरठ। ठीक है, तो इसमें जो सही विकल्प है वो है ए, यानी कहाँ पर? हापुड़ में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है भैया? हापुड़ में। ठीक है, भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? हापुड़ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? नकली अंग यानी बनते हैं। 4 विकल्प है, गोरखपुर, कानपुर, सीतापुर, प्रयागराज। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है आपको बताना है। सही विकल्प है बी, यानी कानपुर में। ठीक है, तो कृत्रिम अंग यानी नकली अंग कहाँ पर बनते हैं? कानपुर में बनते हैं। तो ध्यान लीजिएगा, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे ALIMCO की स्थापना 1972 में हुआ था। कब? 1972 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कानपुर में है। यह दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के लोकयुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? कौन? लोकयुक्त, यानी उत्तर प्रदेश के लोकयुक्त जो है किसको अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, विधानसभा अध्यक्ष को। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है बी, यानी क्या है? राज्यपाल को। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोकयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और त्यागपत्र भी लोकयुक्त जो है राज्यपाल को ही संबोधित करते हैं। ठीक है, संबंधित कानून चाहे उत्तर प्रदेश लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 1975 के थ्रू बनाया गया है। इस तरीके से आपके जो है 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट और जितने भी टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस कराए गए हैं, आप उनको ज़रूर देखें और वीकली जो भी टेस्ट होगा उसके लिए आप तैयार रहें। अभी तक अगर आपने PDF ग्रुप ना ज्वाइन किया तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट दे दिया है, आप उनके माध्यम से देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं और वो वीडियो जो भी अभी तक पढ़ाए गए उनको आप ज़रूर देख सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।